नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भारत की एक ऐसी शक्ति की कहानी जानेंगे जिसने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। ये कहानी है पहाड़ों की गोद से उठकर एक विशाल साम्राज्य बनाने की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के शानदार उदय की। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? मुगल और फिर सीधे अंग्रेज यानी ब्रिटिश राज, है ना? लेकिन इन दो बड़े साम्राज्यों के बीच के दौर का क्या? वो कौन सी ताकत थी जो मुगलों के पतन के बाद और अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति थी? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही हमें मराठा साम्राज्य के असली महत्व को समझाता है। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। समय है 17वीं सदी का और जगह है दक्कन का पठार। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा इलाका था जहां लगातार राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। कोई एक बड़ी सत्ता नहीं थी और छोटी-छोटी सल्तनतें आपस में ही लड़ रही थीं। मतलब ये एक ऐसी जमीन थी जो किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रही थी। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये सिर्फ एक किले की फोटो नहीं है, ये मराठा रणनीति का पूरा सार है। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक बनावट है, ये ऊंचे ऊंचे सह्याद्री के पहाड़, ये घाटियां और इन पर बने ये अभेद्य किले, यही मराठों की असली ताकत थे। ये किले उनके लिए सिर्फ छिपने की जगह नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ति का केंद्र थे, जहां से वो अपने दुश्मनों पर नजर रखते थे और अपनी जमीन की रक्षा करते थे। और देखिए किलों का महत्व कितना ज्यादा था। ये बात शिवाजी के एक बहुत ही काबिल मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी किताब आज्ञा पत्र में साफ साफ लिखी है। उन्होंने कहा कि किले ही राज्य का सार हैं, मतलब बिना किलों के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिवाजी महाराज इस बात को बखूबी समझते थे और इसीलिए उन्होंने इन्हीं किलों को अपने साम्राज्य की नींव बनाया। तो मराठों के उदय से ठीक पहले दक्कन की राजनीतिक तस्वीर कुछ ऐसी थी। सदियों पहले 13वीं सदी में यहां यादवों का शासन था। फिर दिल्ली से खिलजी सल्तनत ने हमला किया और उन्हें हरा दिया। इसके बाद लगभग 300-400 सालों तक ये पूरा इलाका बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर जैसी कई छोटी छोटी सल्तनतों में बटा रहा। कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी और इसी राजनीतिक खालीपन ने एक नई शक्ति के उदय के लिए जमीन तैयार कर दी थी। लेकिन जहां एक तरफ राजनीति में उथल-पुथल थी, वहीं दूसरी तरफ समाज के अंदर एक शांत क्रांति चल रही थी। और वो थी भक्ति आंदोलन की क्रांति। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और समर्थ रामदास जैसे संतों ने वेदों और दर्शन की मुश्किल बातों को आम लोगों की भाषा यानी मराठी में समझाया। इससे लोगों में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जागी, एक पहचान बनी जिसने बाद में राजनीतिक एकता की नींव रखी। और इसी माहौल में जब राजनीतिक और सामाजिक जमीन तैयार हो चुकी थी, तब इतिहास के मंच पर कहानी के महानायक का प्रवेश होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके साथ था उनका एक क्रांतिकारी सपना। ये तस्वीरें शिवाजी की दूरदृष्टि की गवाही देती हैं। एक तरफ उनका चित्र है और दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग जैसा विशाल समुद्री किला। शिवाजी जानते थे कि अगर पश्चिम के तट पर राज करना है तो समुद्र पर भी पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत की पहली संगठित और आधुनिक नौसेना की नींव रखी। ये उस जमाने में एक क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि ज्यादातर भारतीय राजाओं ने नौसेना के महत्व को कभी समझा ही नहीं। तो आखिर शिवाजी का लक्ष्य क्या था? उनका सपना था स्वराज्य का। अब ये स्वराज्य शब्द सिर्फ आजादी या जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था। स्वराज्य का मतलब था एक ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व वाला राज्य जो राजनीतिक रूप से आजाद हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और जहां अपनी संस्कृति और भाषा का सम्मान हो। एक ऐसा राज्य जहां प्रजा सुखी और सम्मानित महसूस करे। शिवाजी ने बचपन से ही अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दक्कन की सल्तनतें आपस में लड़ती हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसी अन्याय के खिलाफ अपने स्वराज्य के सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत हुई पुणे के आसपास के किलों को एक एक कर जीतने से। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं। बात करते हैं शिवाजी की उन बेमिसाल सैन्य रणनीतियों की जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। वो कोई पारंपरिक योद्धा नहीं थे जो सिर्फ तलवार के जोर पर लड़ते थे, वो दिमाग से लड़ते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफजल खान का किस्सा। बीजापुर का ये खूंखार सिपाह सलार एक बहुत बड़ी सेना लेकर शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने आया था। शिवाजी जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और अफजल खान को निजी मुलाकात के लिए मना लिया।
और इसी मुलाकात में जब खान ने धोखे से हमला करने की कोशिश की तो शिवाजी ने अपने कपड़ों में छुपाए इस छोटे लेकिन घातक हथियार वागनख यानी बाघ के पंजे से उसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही अफजल खान मारा गया, ये एक इशारा था। शिवाजी की छोटी छोटी टुकड़ियां जो आसपास के जंगलों और पहाड़ों में छिपी थीं, उन्होंने खान की विशाल और बेखबर सेना पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध। मतलब अपने इलाके के भूगोल का फायदा उठाओ, दुश्मन पर बिजली की तेजी से हमला करो और फिर गायब हो जाओ। इस रणनीति के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं बेबस हो जाती थीं। एक और किस्सा उनकी बहादुरी और रणनीति का सबूत है। मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान लाखों की सेना लेकर पुणे में डेरा डाले बैठा था। शिवाजी ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ कुछ 100 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में बाराती बनकर शाइस्ता खान के महल में घुस गए और सीधा उसके कमरे में हमला कर दिया। शाइस्ता खान बुरी तरह घायल होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। ये आज के ज़माने की सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था, जिसने मुगलों के दिल में शिवाजी का खौफ बैठा दिया। और उनकी चतुराई का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है आगरा से उनका फरार होना। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाकर नज़रबंद कर दिया था। सबको लगा कि अब शिवाजी का खेल खत्म, लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक कमाल की योजना बनाई। उन्होंने रोज़ाना गरीबों और साधुओं को दान देने के नाम पर मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर भेजना शुरू किया। शुरू में तो पहरेदार जांच करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ गई। और फिर एक दिन इन्हीं टोकरियों में बैठकर शिवाजी और उनके बेटे संभाजी मुगलों की सबसे सुरक्षित कैद से फरार हो गए। तो हमने शिवाजी को एक योद्धा के रूप में देखा, लेकिन लड़ाइयां जीतना एक बात है और एक कुशल व्यवस्थित राज्य चलाना बिल्कुल दूसरी। अब हम शिवाजी के एक राष्ट्र निर्माता वाले रूप को देखेंगे। स्वराज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए शिवाजी ने एक बहुत ही आधुनिक और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। ये 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट की तरह थी। हर मंत्री का अपना एक विभाग था, जैसे प्रधानमंत्री के लिए पेशवा, वित्त मंत्री के लिए अमात्य और सेनापति। विदेश मंत्रालय से लेकर न्याय और खुफिया विभाग तक सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। अपनी आज़ादी और संप्रभुता का ऐलान करने का एक और शक्तिशाली तरीका था अपनी खुद की मुद्रा यानी अपने सिक्के चलाना। शिवाजी ने फारसी की जगह देवनागरी लिपि में अपने नाम के सिक्के बनवाए। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब ये एक स्वतंत्र संप्रभु मराठा राज्य है, जिसकी अपनी पहचान और अपनी भाषा है। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नींव रखी, एक बीज बोया। अब देखते हैं कि उनके जाने के बाद ये बीज कैसे एक विशाल पेड़ बना, जिसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान पर छा गईं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये है मराठा साम्राज्य अपने चरम पर। शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारियों, पेशवाओं और सेनापतियों ने उनके सपने को आगे बढ़ाया। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा शक्ति दक्कन से निकलकर दिल्ली, गुजरात, मालवा और बंगाल तक पहुंच चुकी थी। एक समय था जब दिल्ली के मुगल बादशाह भी उनके संरक्षण में थे। वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके। तो आखिर इस महान साम्राज्य की विरासत क्या है? इतिहास में इनका क्या महत्व है? चलिए इस कहानी के आखिरी पड़ाव में इसे समझते हैं। जब अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा रहे थे, तब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन था? मुगल नहीं, कोई और नहीं, वो थे मराठा। हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए जो असली और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, वो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। इन दोनों के बीच 3 बड़े और भयंकर युद्ध हुए, जो दशकों तक चले। इससे पता चलता है कि मराठा कितनी बड़ी ताकत थे। और ये बात इस एक लाइन में पूरी तरह साफ हो जाती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से नहीं, बल्कि मराठों से छीना था। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश राज की स्थापना किसी ढहते हुए साम्राज्य के खंडरों पर नहीं हुई, बल्कि उन्हें भारत की तत्कालीन सबसे शक्तिशाली सत्ता यानी मराठों को हराना पड़ा था। तो हम इस पड़ताल को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर ये कैसे हुआ कि पहाड़ों और किलों से शुरू हुई एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति इतनी बड़ी और ताकतवर बन गई कि उसने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर को तय किया? ये सवाल हमें मराठों की असाधारण यात्रा, उनकी दूरदृष्टि और उनकी कभी न हार मानने वाली भावना पर सोचने के लिए मजबूर करता है।